तो हमने क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का जो विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है उसके बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है और बेसिक चीज़ें हमने अपनी कंसेप्ट जो थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। हमने आवेश के बारे में स्टडी किया है, हमने आवेश के बारे में पढ़ा हुआ है। आवेश दो तरह का होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। तो ये धन आवेश है और एक ये ऋण आवेश है। ठीक, हमने मान लिया। अब इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे हर एक चीज का क्षेत्र होता है, आपने एक अंगारा लिया, एक दहकता हुआ कोयला लिया, तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है और वो क्षेत्र ऐसा होता है कि अगर आप उसमें जाओगे, अगर आप अपना हाथ लेकर के जाओगे तो आपको एक सेंसेशन होगी कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये गर्म क्षेत्र है, वहां पर आपको हीट महसूस होगी कि यहाँ पर हीट है। ऐसे ही सभी चीज का क्षेत्र होता है, हमारे हिंदुस्तान का भी क्षेत्र है, भारत का भी क्षेत्र है। तो ऐसे ही विद्युत आवेश का क्षेत्र होता है, विद्युत आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र होता है। अगर आप उसमें जाओगे तो आप पर एक बल लगेगा और आप बल का अनुभव करोगे, या दूसरा आवेश लेकर के जाओगे तो वो विद्युत आवेश भी बल का एक अनुभव करेगा। तो इसके चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये चारों तरफ का इसका जो क्षेत्र है ये वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम ऐसे लाइनों का सहारा लेते हैं, ये लाइन बना देते हैं इस तरीके से, ये ऐसे हमने लाइन बना दी। तो ये क्या है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमने ये लाइन बनाई है और इन लाइन को हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसको अब अभी पढ़ेंगे हम कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनकी सभी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। तो ये चारों तरफ का क्षेत्र हमने बना लिया, ये वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या है वैद्युत क्षेत्र, अरे आवेश के चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो माइनस का चार्ज होगा वो भी तो अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाएगा, उसको भी हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। तो ये माइनस का है तो इसका क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए भी हम लाइन बनाएंगे, ये लाइन बना दी हमने। तो माइनस के वैद्युत क्षेत्र में माइनस के आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो तो अंदर की ओर होता है, यानी कि माइनस का वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, बल रेखाएं माइनस आवेश पर पहुंच रही होगी, और जबकि जो प्लस का आवेश होगा वो बाहर की तरफ होगा, वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जा रहा होगा और इसमें माइनस वाले में अंदर की ओर आ रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब ये वैद्युत क्षेत्र ऐसा है कि अगर मैं दूसरा आवेश लेकर के जाता हूं ना इस वैद्युत क्षेत्र में, तुरंत ये फोर्स को महसूस करेगा, इस पर एक बल लगेगा, उस बल का ये अनुभव करेगा, ये वैद्युत क्षेत्र होता है। और ये वैद्युत क्षेत्र जैसे इसमें कोई जैसे जैसे कि मान लीजिए एक मकड़ी होती है, तो वो मकड़ी क्या करती है, वो मकड़ी अपने चारों तरफ एक जाला बना देती है, इस तरीके से जाला बना देती है जैसे कि ये प्लस का आवेश है और ये माइनस का आवेश है। तो यहाँ से बल रेखाएं निकलेगी और माइनस आवेश पर पहुंचती है, ये क्षेत्र हो जाएगा इस। तो जैसे मकड़ी जाला बना देती है ना, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना देती है, और उस क्षेत्र में जैसे ही कोई कीड़ा जाएगा तो तुरंत मकड़ी को पता चल जाएगा कि मेरे जाल में कोई फंस चुका है। अब वो क्या करेगी, वो जो उसने जाल बिछा रखा था, ये जो रस्सी निकली हुई है, ये बल रेखाएं जो निकली हुई है, इनकी हेल्प से उस कीड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी और खा जाएगी। तो मकड़ी के जाल में जैसे ही कीड़ा आता है तो तुरंत उस पर एक बल लगता है और उस बल की वजह से वो मकड़ी उसे खा जाती है, खींच लेती है उसे अपनी तरफ, उसे पता चल जाता है। सेम इसी तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें अगर कोई दूसरा आवेश जाएगा तुरंत उस पर बल लगेगा, अगर वो माइनस का आवेश है तो प्लस वाला उसे अपनी ओर खींच लेगा। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये वैद्युत क्षेत्र, इसकी ताकत कम भी हो सकती है, इसकी ताकत ज़्यादा भी हो सकती है। तो हमने ताकत को नापना है। अब ताकत को कैसे नापा जाएगा, तो ताकत को नापने के लिए हम एक ऐसा करते हैं, एक छोटा सा चार्ज लेते हैं
और जिसका यूनिट, जिसका परिमाण होगा वो 1 कूलाम होगा। छोटा सा आवेश रहेगा, हालांकि 1 कूलाम तो नहीं रहता, बहुत कम आवेश रहता है उस पर। तो ये हमने एक चार्ज बनाया Q0, ये सैंपल बनाया, ये चार्ज है और इसका परिमाण हमने एकांक करा, एकांक धन परीक्षण आवेश। अब इस आवेश को हम उठाएंगे और उठा करके इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा करके रख देंगे, तो इस पर एकदम से बल लगेगा। उस बल की वैल्यू हम चेक कर लेंगे कि कितनी है। मान लीजिए इस वाले वैद्युत क्षेत्र में रखने से इस पर बल लगता है 2 न्यूटन। फिर हमने इसी आवेश को उठाया और उठा करके ले जा करके इस वाले क्षेत्र में रख दिया, तो इस वाले पर लगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स लगता है इस पर। तो हमने क्या कहा, हमने डिक्लेयर कर दिया ये वैद्युत क्षेत्र ज्यादा ताकतवर है, इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता ज्यादा है। सेम इसी तरीके से इसको इधर ला करके रख दीजिए, तो इसमें रखा हमने देखा तो इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगता है, इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा। तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा वैद्युत क्षेत्र ताकतवर है और कौन सा वैद्युत क्षेत्र कमजोर है। तो इसको बोलते हैं हम तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिसकी ताकत ज्यादा उसकी तीव्रता ज्यादा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नापने के लिए क्या तरीका हुआ कि एक हमने चार्ज बनाया और उस चार्ज का मान जो रखा हमने 1 कूलाम, जैसे कि एक 1 kg होता है, ऐसे ही 1 कूलाम कर लिया हमने और उसको वैद्युत क्षेत्र में ले जा करके चेक कर लिया कि कहाँ ज्यादा बल लग रहा है। तो जहां ज्यादा बल लगेगा वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नापने का तरीका क्या हुआ, एकांक धन परीक्षण आवेश लो और वैद्युत क्षेत्र में बिठाओ, उस पर जो बल लगेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो इसको फिर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। कलरफुल चौक, हम कलरफुल चौक निकालते हैं अभी। ये लो कलरफुल चौक लो। ये भाई साहब फुल तरीके से स्टडी कराएंगे हम आपकी, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो मैं आपके लिए कलरफुल चौक से मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यार सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है, बंदे को मोटिवेट कीजिए। अरे ठीक है, आप कर लीजिए, आप अपने आप मोटिवेट होइए, अपने आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कीजिए। हमारा तो काम है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। तो ये रही वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा कि एकांक वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इसको हमने ई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको इंटेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने फर्स्ट लेटर ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसको ई से प्रदर्शित करने लगे। ई बराबर, इसको तो हमने 1 कर दिया ना, 1, ये एकांक धन परीक्षण आवेश है, तो जैसे ही आप इसको 1 करोगे तो यहाँ तो 1, तो ई किसके इक्वल हो गया, ई बराबर एफ। तो ई क्या है, एफ है, यानी कि ई क्या है, बल है। ये एक सदिश राशि है, इसको ध्यान रखना। तो इसके लिए ना हम, अगर हम इसका वेक्टर रूप लिखना चाहें, वेक्टर रूप लिखेंगे अगर हम इसका, तो वेक्टर लगा देंगे। वेक्टर रूप इसलिए लिखा जाता है ताकि कि आपको पता चल जाए कि ये एक सदिश राशि है, तो जो जो सदिश राशि है उसके ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं। लो जी, ये वेक्टर रूप हो गया, ठीक है। अब इसकी विमा लिखने के लिए आती है क्वेश्चन में, 1 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में इसकी विमा लिखने के लिए भी आती है, और इसका मात्रक भी बताना रहता है कि इसका मात्रक बताइए क्या है। तो देखिए दोनों लिखते हैं हम। तो इसकी विमा लिखने के लिए ना देखो कैसे लिखेंगे हम, भाई ये F है तो ऊपर इसकी विमा लिख दीजिए, बल की mLT-2 होती है, और ये गुलाम है, गुलाम की जो विमा होती है वो AT होती है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसकी विमा आ जाएगी, ये ऊपर चले जाएंगे सब। तो ये M, ये L, ये T, यहाँ पर एक पावर है, ऊपर जाकर के माइनस, माइनस के 2 ऑलरेडी ऊपर है, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे। ये एक ऊपर चला गया, तो ये इसकी विमा हो गई। अब यहां से इसका मात्रक लिख सकते हैं, E का मात्रक। E का मात्रक क्या बनेगा, फॉर्मूले से आप बना सकते हो। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, नीचे वाले का क्या है, गुलाम, तो न्यूटन पर गुलाम। तो दूसरा मात्रक हो गया, इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन पर गुलाम। इसको हम ऐसे लिखा करेंगे, न्यूटन पर गुलाम, या
दूसरा मात्रक वीमा से बना सकते हो आप इसका। वीमा ये क्या है, एम यानी कि केजी, एल मतलब मीटर, और ये क्या है टाइम, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, कितनी पावर है -3, और ये क्या है ए फॉर एम्पियर, और एम्पियर की पावर -1। दूसरा मात्रक इसका ये हो जाता है। एक मात्रक ये हुआ, एक मात्रक और पढ़ेंगे हम आगे जा करके, इसका मात्रक एक और होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आप फिलहाल यहाँ पर याद रख लेना कि इसका दूसरा मात्रक क्या है। एक मात्रक होता है इसका वोल्ट पर कूलम, सॉरी वोल्ट पर मीटर, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कोई सा भी मात्रक लिखा हुआ मिल सकता है, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। 3 भी मिल सकते हैं, तो फिर आपको ऑल ऑफ दी अबाउ सभी को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र के बारे में हो गया। अब हम लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कैसे करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और जानना है कि वैद्युत क्षेत्र का जो कंसेप्ट दिया था कि वैद्युत आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वो, उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो इसका कंसेप्ट ये फैराडे ने बताया था कि आवेश के चारों तरफ भी एक क्षेत्र होता है, वो फैराडे ने बताया था। अब हम लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कैसे करेंगे। हालांकि हमें दिखता तो है नहीं वैद्युत क्षेत्र, अगर मैंने एक यहाँ पे आवेश ले लिया, मान लीजिए चौक है, इस पर आवेश है बहुत सारा, तो इसके चारों तरफ क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन वो दिखेगा नहीं। लेकिन फिर भी हमने अपनी सुविधा के लिए, पेपर पे प्रदर्शित करने के लिए हमने वैद्युत क्षेत्र को दर्शाया। और देखिए कैसे दर्शाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक आवेश है और उस आवेश के चारों तरफ मुझे वैद्युत क्षेत्र बताना है। हालांकि वैद्युत क्षेत्र तो दिखता नहीं है, चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वो हमें दिखता नहीं है। तो हमने सिर्फ इमेजिन किया, सोचा और सोच करके बता दिया कि वैद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे हम प्रदर्शित किया करेंगे। तो हमने एक आवेश लिया ये, और इसके चारों तरफ हमने एक ये ऐसे ऐसे रेखाएं बना दी। और ये जो रेखाएं हमने बनाई हैं, ये रेखाएं हमने सोच करके बनाई हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोलेंगे कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इनको हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं, जो कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए ली जाती है। तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या हुई, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक बल रेखा, या फिर वक्र भी हो सकते हैं। ये वक्र कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक धन आवेश लिया और इधर ये माइनस का ऋण आवेश है, तो ये वैद्युत बल रेखाएं प्लस से तो निकलती है और माइनस पर जाकर के खत्म हो जाती है। तो अब आप देख रहे होंगे ये मुड़ गई, तो जो चीज मुड़ जाती है उसको हम वक्र बोलते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बल रेखा है या फिर वक्र है, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, जो प्लस का वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा, धनात्मक आवेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है। तो हमने एरो लगा दिया बाहर की तरफ, ये इस तरीके से एरो लगा दिया है। ठीक, और जो माइनस का आवेश होता है उस पर वैद्युत बल रेखाएं आती है। तो इसमें एरो कैसे लगेगा, इसमें एरो अंदर की ओर लगा देंगे ऐसे करके, यहां से हमें पता चलेगा कि ये माइनस का आवेश है। ठीक है, और प्लस का होगा धन और ऋण, प्लस का होगा और ऋणात्मक आवेश होगा, तो वैद्युत बल रेखा प्लस से निकलेगी और माइनस पर जाकर के ये समाप्त हो जाएगी। ये हो गई समाप्त, ये वैद्युत बल रेखाएं है। अब हम पढ़ते हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है इनके पास कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ गुण होते हैं। तो वे गुण हमें पता होने चाहिए कि वैद्युत बल रेखाएं के पास आखिर गुण कौन कौन से होते हैं। तो उनको 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं कि क्या क्या गुण होते हैं इनके पास। तो नंबर 1 गुण तो ये है, गुण यहाँ लिख देते हैं हम गुण। भाई देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, बहुत आसान भाषा में लिखे हुए हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर करके मुझे बता दीजिए और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। हमें सारे अब मैं जितने भी नोट्स है हर एक डेफिनेशन तो मैं अपने बोर्ड पर नहीं लिख सकता क्योंकि वक्त बहुत लगता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, आप लिखिए। तो गुण देखिए इनके क्या क्या है। नंबर 1,
ये बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती है, ये बल रेखाएं ऋणात्मक आवेश पर आती है। दूसरा गुण ये हो जाता है, ये बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकल करके ऋणात्मक पर खत्म हो जाती है, और अकेला अकेला सिर्फ धनात्मक आवेश है तो ये बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलेगी और कहाँ जाएगी पता नहीं कहाँ जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, हम बोलेंगे अनंत तक जाएगी। तो अगर सिंगल चार्ज है, अकेला चार्ज है, तो ये अनंत से आ रही होगी या फिर अनंत तक जा रही होगी, और दो आवेश पास पास है तो धनात्मक से निकलेगी और ऋणात्मक पर जा करके ये खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये दो गुण ये हुए। अच्छा, और एक गुण उनका ये है, सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि ये ना बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी ऐसे टच नहीं कर सकती, काट नहीं सकती ये बल रेखाएं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि बताइए वैद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं काटती। तो उसको समझने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं कि ये बल रेखाएं है। अब यहां पर हमने क्या किया, एक टेंजेंट बनाया, यहां पर ये बल रेखाएं ली और इस बल रेखा पे हमने ये ऐसे एक स्पर्शी रेखा खींची, सिर्फ टच कराते हुए, ऐसे जैसे ये है तो सिर्फ टच कराया, टच, ऐसे अंदर नहीं भेजना इसे, तो ये हमने टच कराया। अब ये जो स्पर्शी रेखा होगी, ये स्पर्शी रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी कि वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है। मान लीजिए आपको दिशा यहाँ पता करनी है कि यहाँ इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओगे, स्पर्शी रेखा बनाओगे। ये स्पर्शी रेखा ऐसे बनाई हमने, तो ये वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है, यहाँ पॉइंट पता चल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ है। फिर यहाँ बनाया तो हमने देखा वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है। फिर हमने टेंजेंट यहाँ बनाया तो ये वैद्युत क्षेत्र इस तरफ आया। फिर यहाँ बनाया तो ये वैद्युत क्षेत्र इस तरफ बनाया। तो ये जो स्पर्शी रेखा आप बना रहे हो, ये ऐसे मुड़ती जा रही है, मुड़ती जा रही है, मुड़ती जा रही है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, और माइनस पर जाकर के ये खत्म हो जाएगी। जैसे कि ये कंपास की सुई घूम जाती है, कंपास जो होता है जिससे हम चारों दिशाओं का पता करते हैं कि किस दिशा में उत्तर है, किस दिशा में पूरब है, तो वो सुई भी मुड़ती है, जैसे हमने मैग्नेटिक नीडल मुड़ जाती है, ऐसे ही ये नीडल है और ये ऐसे मुड़ती चली जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, ये भी एक गुण हो गया कि विद्युत बल रेखाएं पर खींचा गया स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो कितने गुण हो गए, एक तो मैंने बता दिया, दूसरा भी हो गया नंबर 3 ये है कि ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, सवाल ये है, इसलिए नहीं काटती, मान लीजिए हमने मान लिया कि ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दिया, ये काट दिया, एक बल रेखा है ये रही और दूसरी बल रेखाएं गई ये ऐसे, मान लिया हमने काट दिया। तो इनका कटान बिंदु देखा आप, इस कटान बिंदु पर मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है, तो मैं दो स्पर्श रेखा बना सकता हूँ यहाँ। नंबर एक तो ये बना सकता हूँ, ये ऐसे बनाई, और दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे बन सकती है। और अभी हमने पढ़ा है कि स्पर्शी रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर ये दो स्पर्शी रेखा होने का मतलब ये हुआ कि एक वैद्युत क्षेत्र तो इस तरफ है और दूसरा वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है। एक ही पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो प्राप्त हो जाएगी आपको अगर ये दोनों काटती है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता भाई, दिशा तो एक ही होती है ना। अब मैं कहूँ कि बताइए उत्तर किधर है, तो उत्तर की दिशा एक ही तो बताओगे आप। तो एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही पॉसिबल है, जबकि अगर ये एक दूसरे को काटती है तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि बताइए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो आंसर इसका इसलिए ऐसा है, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, क्योंकि अगर ये काटती तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती थी, और दो स्पर्शी रेखा खींचने का मतलब ये होता कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा है, इसलिए यह संभव नहीं है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। क्योंकि धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, तो मैंने ये दो धनात्मक आवेश लिए, ये दो धनात्मक आवेश लिए। अब इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, ये इस तरफ जा रही है, इधर से भी तो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, वो भी इस तरफ आ रही है। अब क्या होगा, क्या ये दोनों आपस में ऐसे टकरा जाएगी, आंसर है नहीं। अभी हमने पढ़ लिया है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में टकराएगी नहीं, तो ये इस पर बल लगाएगी, ये,
और ये इस पर बल लगाएगी, तो ये एक दूसरे को ऐसे बल लगाएगी और ये ऐसे मुड़ जाएगी। ये विद्युत बल रेखा इसे ऐसे धकेलना चाहेगी, ये वाली इसको ऐसे धकेलना चाहेगी, लेकिन दोनों आगे बढ़ना चाहती है, तो इन दोनों में आपस में टक्कर होती है और ये ऐसे मुड़ जाती है और ये ऐसे मुड़ जाती है, ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ऐसे ही दूसरी विद्युत बल रेखा ऐसे आएगी और ये ऐसे चली जाएगी। ये तो धनात्मक आवेश अगर आपने दो लिए हैं तो वैद्युत बल रेखा का नक्शा जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब ये जो यहाँ पर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं पहुंच रही, तो यहाँ पर क्या वैद्युत क्षेत्र है? तो इसका आंसर है यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं पहुंची नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई आवेश रख दोगे तो वो बल का अनुभव नहीं करने का, उसकी जान बच जाएगी। ना तो इस आवेश को ये खींचेगा अपनी ओर, ना इसको ये खींचेगा, ये बेचारा बीच में फंस जाएगा और यहीं पे फंसा हुआ रह जाएगा। अब ये बात ना, ये आवेश खींचेगा, इस पर बल नहीं लगेगा, ये नल पॉइंट हो गया, इसको हम नल पॉइंट कहेंगे। तो अगर दो धनात्मक आवेश लिए हैं तो उनका वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से हम बनाएंगे। अगला गुण इनका ये है कि मान लीजिए आपके पास एक धातु की सतह है, एक धातु की शीट है और उसको आवेश हमने दे रखा है, तो बेसिकली उसमें से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी। अब उसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी, जहां से वो निकलेगी वहां से 90 डिग्री के साथ निकलेगी। कैसे? देखिए, जैसे मैंने ये एक धातु की सतह बनाई है, ऐसे ये ऐसे धातु की सतह बना दी, ठीक है, और इस पर मान लीजिए प्लस का धन आवेश है, तो इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। तो मैं ये कह रहा हूं, जब वो वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी तो यहां से 90 का डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगी। यहां से कहीं से भी, मान लीजिए यहां से निकल रही है, तो यहां से भी अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से जूम करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। अगला गुण इनका ये होता है कि जहां से विद्युत बल रेखाएं निकलती है वहां से ये 90 डिग्री के साथ निकलती है। यहां से भी अगर निकालोगे तो ये 90 डिग्री होगा। माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा इसे, ऐसे ऐसे दूर से हमें देखने से नहीं लगता कि ये 90 डिग्री का निकल रही है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, ये 90 डिग्री से ही निकलती है, ठीक। तो जहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है वहां से ये 90 डिग्री के साथ निकलती है, 90 डिग्री का कोण बना करके निकलती है। और सेम इसी तरीके से जब ये किसी धातु की सतह पर जाएगी, मान लीजिए ये ऋणात्मक आवेश है और इस पर ये आती है अगर, तो ये 90 डिग्री के साथ आएगी, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी ये ऐसे 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का रहेगा, हर जगह 90 डिग्री का रहेगा। तो वैद्युत बल रेखाएं 90 डिग्री के साथ निकलती है, वैद्युत बल रेखाएं 90 डिग्री के साथ ही आती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए आपके पास एक आवेश है और वो आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाता है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होगा उसके चारों तरफ। उस क्षेत्र से, उस आवेश से हम कुछ दूरी पर जाते हैं, तो वहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, वहां पर कितनी ताकत होगी वैद्युत क्षेत्र की, उसका हमें एक फॉर्मूला चाहिए, उसकी ताकत को हम नापना चाहते हैं, तो वो फॉर्मूला हम बनाते हैं। तो उसके लिए आपको मान लेना है कि मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, ये कैपिटल क्यू, इसको हम सोर्स चार्ज भी बोलेंगे क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, इसलिए सोर्स चार्ज हो जाता है और अपने चारों तरफ ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में भी बनाएगा, इस दिशा में भी वैद्युत क्षेत्र होगा, इस दिशा में भी, सभी दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है, बाकी सभी दिशाओं में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरफ जा रही है, ये अनंत तक जाएगी और दूर तक। तो इससे आप इस आर दूरी पर इधर 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 कहीं भी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इस आवेश से यहाँ से ये एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट का नाम मैंने पी रख दिया और ये कहा कि ये प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर है। तब मुझे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। आर दूरी का मतलब ये है कि वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगी। आर का मतलब 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, जो भी वैल्यू होगी वो उस वैल्यू, तो आर का मान कुछ भी हो सकता है। तो अब इस पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
अब आप याद कीजिए, अभी जैसे मैंने बताया था पीछे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का तरीका या नापने का तरीका क्या है। एक धन आवेश लीजिए और उस धन आवेश को ले जाकर के यहाँ पर रख दीजिए। तो मैंने क्या किया, एक धन परीक्षण आवेश लाया उठा करके और इसको मैंने यहाँ पर धन आवेश को यहाँ पर ये रख दिया। तो इस पर एक बल लगेगा, वो बल का अनुभव करेगा और जो बल का अनुभव होगा वही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो कूलॉम के नियम के अनुसार प्लस क्यू और इस वाले प्लस क्यू नॉट के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो हम यहाँ से लिख सकते हैं F इक्वल टू, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मान लीजिए कि ये निर्वात में रखे हैं तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ। अगर कोई और माध्यम होता तो उस माध्यम की एप्सिलॉन लिखा जाता यहाँ पर। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये एयर में या वैक्यूम में रखे हुए हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सॉरी ये Q1 का मतलब कैपिटल Q, ये तो यहाँ पर कैपिटल Q, बहुत से राइटर इसको स्मॉल q भी लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू वो वाला Q नोट Q2 अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इतना बल लगेगा उस वाले आवेश का। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, लो जी उसका फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है कि E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। F की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, अपॉन में ये Q नॉट भी तो बचा, इसको भी यहाँ लिखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने बना लिया R दूरी पर। अब मान लीजिए आपको 5 मीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, 5 मीटर, मान लीजिए ये 5 कूलॉम का आवेश है और 5 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस फॉर्मूले में कैपिटल Q की जगह 5 रखेंगे, R की जगह भी 5 रखेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता ही है 9 × 10⁻9, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो अब हमने ये एक फॉर्मूला बना लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसी पे हम आगे बहुत सारा पूरा का पूरा चैप्टर अब इसी पे डिस्कस करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र पूरा हो गया। ठीक है, और अगर आपकी समझ में वाकई मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आने वाले टाइम में आपके लिए IIT, नीट, JEE इन सब की तैयारी करा दूंगा। और आने वाले टाइम में अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए IIT, JEE, नीट इन सब की प्रिपरेशन करने के लिए आपके लिए लेक्चर बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।